हम लोग मुदालिर शिक्षा आयोग की चर्चा कर रहे थे। इसकी इस विषय पर आप लोग कोर्स 2 में भी जब समसामयिक भारत और शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जब पढ़ा जाएगा तो उस समय भी मुदालिर शिक्षा आयोग की चर्चा विस्तार से होगी। ये 1952 में स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और भाषा के संबंध में प्रमुख सुझाव दिए गए। वो सुझाव थे कि पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। दूसरा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। मातृभाषा से शिक्षा आरंभ की जाए और पूर्व माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण दिया जाए। मुदालिर शिक्षा आयोग ने जो संस्तुतियाँ दी कि स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई और भाषा के संबंध में सुझाव दिए गए। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो और दूसरा, पहले से पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। मातृभाषा से शिक्षा आरंभ की जाए और पूर्व माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण किया जाए। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 11 तक 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। कक्षा 9 से 11 तक 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिसमें एक मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। पहला, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। दूसरा, पूर्व माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए। मातृभाषा से शिक्षा आरंभ की जाए और पूर्व माध्यमिक स्तर से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण दिया जाए। तीसरा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 से 11 तक 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, जिनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। मुदालिर आयोग की संस्तुति के अनुसार माध्यमिक स्तर पर 2 ही भाषाएं अनिवार्य रखी गई। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तथा दूसरा, निम्नलिखित में से कोई एक भाषा। पहला, हिंदी, अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। दूसरा, प्रारंभिक अंग्रेजी, जिन्होंने मिडिल कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो। तीसरा, उच्च अंग्रेजी, जिन्होंने पहले अंग्रेजी पढ़ी है। चौथा, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा। पांचवा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा तथा छठा, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तथा दूसरा, निम्नलिखित में से कोई एक भाषा। हिंदी, अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए। दूसरा, प्रारंभिक अंग्रेजी, जिन्होंने मिडिल कक्षाओं में अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो। तीसरा, उच्च अंग्रेजी, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है। चौथा, हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा। पांचवा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा तथा छठा, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। इसके पश्चात कोठारी आयोग का भी अध्ययन आप लोग सेकंड कोर्स में विस्तार से करेंगे। अभी इसका संक्षिप्त रूप का अध्ययन करेंगे। कोठारी आयोग 1964 से 66 से। कोठारी आयोग ने भी भाषा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन किया। इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने की संस्तुति की। इसमें अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता को बनाए रखा। 3 भाषाओं की शिक्षा का रूप इस प्रकार रखा। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाए। दूसरा, केंद्र की राजभाषा या सह-राजभाषा की शिक्षा दी जाए। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन किया। इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर
3 भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने की संस्तुति प्रदान की। इसमें अंग्रेजी भाषा की प्रमुखता को बनाए रखा। 3 भाषाओं की शिक्षा का रूप इस प्रकार रखा। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाए। दूसरा, केंद्र की राजभाषा या सह-राजभाषा की शिक्षा दी जाए। तीसरा, एक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जिसे अ या ब में ना लिया जाए और शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो। अर्थात त्रिभाषी सूत्र। तो हम लोगों ने त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति के संबंध में ताराचंद मेहता समिति का अध्ययन किया, मुदालियर शिक्षा आयोग का अध्ययन किया और कोठारी आयोग का अध्ययन किया। त्रिभाषा सूत्र। माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और अंग्रेजी को चलते रहने की बात कही गई। संविधान ने मान ली थी, अतः अंग्रेजी की शिक्षा की प्रमुखता कम नहीं हुई। माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया और अंग्रेजी को चलते रहने की बात भी संविधान ने मान ली, अतः अंग्रेजी की शिक्षा की प्रमुखता कम नहीं हुई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र के रूप में भाषा शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। सन 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दी और सन 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र की भी पुष्टि कर दी गई। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक भारतीय बालक को 3 भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा। 3 भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक होगा। पहला, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। दूसरा, अंग्रेजी भाषा और तथा तीसरा, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा की शिक्षा दी जाए। इसके स्थान पर हिंदी भाषी क्षेत्र के बालकों को एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाए। इसके स्थान पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के बालकों को एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा दी जाए। इस सूत्र के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की संस्तुति की गई। इस कारण अहिंदी भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की संस्तुति की गई। इस कारण अहिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया। आज भी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम भी अंग्रेजी है। इन कारणों से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल रही हैं और हिंदी का स्थान गौण रह गया है। इन परिस्थितियों को त्रिभाषी सूत्र से बदला जा सकता है और हिंदी के संबंध में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की संस्तुति की गई। इस कारण अहिंदी भाषी प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को अनिवार्य अध्ययन की संस्तुति की गई। इस कारण अहिंदी भाषाओं में अंग्रेजी को राजभाषा का स्थान मिल गया। आज भी उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम भी अंग्रेजी है।
केंद्रीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अनिवार्य है। अंततः प्रांतीय संपर्क की भाषा अंग्रेजी है। इन कारणों से अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहीं और हिंदी का स्थान गौण हो गया है। इन परिस्थितियों को त्रिभाषी सूत्र के रूप में बदला जा सकता है और हिंदी के संबंध में अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में भी दो भाषाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, मातृभाषा हिंदी और दूसरी अन्य भारतीय भाषा तथा तीसरा अंग्रेजी भाषा विकल्प के रूप में रहेगी। दूसरी प्रांतीय भाषा समीपवर्ती क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण किया जाए। द्वितीय भाषा की सूची में संस्कृत का भी स्थान होना चाहिए। भाषा की शिक्षा में उसकी उपयोगिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। द्वितीय भाषा की सूची में संस्कृत का भी स्थान होना चाहिए। भाषा की शिक्षा में इसकी उपयोगिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त आयोगों, समितियों, सलाहकारों की संस्तुतियों का विश्लेषण करके भाषा शिक्षा समस्या का व्यवहारिक समाधान आवश्यक है। भाषा शिक्षा के संबंध में व्यवहारिक सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य हो। दूसरा, मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। पहला, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में इसका अध्ययन अनिवार्य हो। दूसरा, मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो। अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाए। अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाए। यह महत्वपूर्ण बात है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में, अहिंदी भाषी प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह हिंदी के कार्यक्रमों, विविध भारतीय संगीत, दूरदर्शन पर धारावाहिकों के साथ हिंदी सीखने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम है और उसके प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य है। मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो। तीसरा, अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाए। यह महत्वपूर्ण बात है कि अहिंदी भाषी प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह हिंदी के कार्यक्रमों, विविध भारतीय संगीत, दूरदर्शन पर धारावाहिकों के साथ हिंदी सीखने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी शिक्षक भी अहिंदी प्रदेशों से लिए जा रहे हैं। हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। हिंदी शिक्षकों और छात्रों का परम कर्तव्य है कि हिंदी को सरल एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करें, जिससे जनसाधारण को बोधगम्य कर सकें। हिंदी की शब्दावली को अधिक बोधगम्य तथा व्यवहारिक होना चाहिए। उच्च साहित्य को हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। सभी विषयों के शोध ग्रंथ अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं। इस प्रवृत्ति को कम किया जाए। इसके पश्चात आते हैं त्रिभाषा सूत्र की। हम लोगों ने चर्चा की, त्रिभाषा की चर्चा की। इस त्रिभाषा के लिए गठित
कमेटियों के सुझावों की भी चर्चा की। ताराचंद समिति, मुदालियर आयोग, कुठारी आयोग, त्रिभाषा सूत्र की भी चर्चा की कि मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो, मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम हो और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य हो। दूसरा, मातृभाषा के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा अनिवार्य हो। अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का अध्ययन अनिवार्य हो। इस तरह अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषा का अध्ययन वैकल्पिक रूप में किया जाए। यह महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषी प्रदेशों में अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ हिंदी के प्रति सम्मान और अंग्रेजी के प्रति अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह हिंदी के कार्यक्रमों विविध भारतीय संगीत, दूरदर्शन पर धारावाहिक के साथ हिंदी सीखने में अधिक रुचि ले रहे हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा भी हिंदी शिक्षक भी अहिंदी प्रदेशों के लिए तैयार किए जा रहे हैं और हिंदी की कक्षाएं नियमित रूप से चलती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रारंभिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र। प्रारंभिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की। त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से ही नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से ही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर सन 1947 से पहले ही मातृभाषा के रूप में अपना लिया गया था। त्रिभाषा सूत्र का संबंध प्राथमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों से ही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर सन 1947 से पहले ही मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपना लिया गया है और सभी विचारक इस स्तर पर किसी अन्य भाषा के शिक्षण की युक्ति नहीं देते। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने हरिपुरा अधिवेशन ने सन 1932 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की लगभग सभी संस्तुतियों को मानते हुए मातृभाषा के स्थान को प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत कर लिया था। स्वतंत्र भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शासन ने बेसिक शिक्षा की नीति चलाई। अतः प्राथमिक शिक्षा या त्रिभाषा सूत्र से कोई संबंध नहीं है। इसके पश्चात माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला इन सेकेंडरी एजुकेशन। यह सूत्र वास्तव में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में ही सामने आता है। प्राचीन भारत में राष्ट्रभाषा की समस्या को हमेशा टाला गया और किसी निश्चित नीति पर नहीं पहुंचा गया। ऐसा लगता है कि स्वतंत्र भारत में भी इसी अनिश्चय की स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ है। प्राचीन भारत में सर्वत्र अंग्रेजी छाई रही। माध्यमिक शिक्षा के रूप में भी अंग्रेजी ही बहुत समय तक प्रतिष्ठित रही। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहा और सन 1921 से पहले ही बहुत कम सूत्रों में मातृभाषा माध्यम बन सकी, किंतु इसके बाद सन 1947 से पहले ही माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सभी जगह से हटा दिया गया था। तो आज हम लोगों ने चर्चा की कोर्स 4 में कि यूनिट 1 में त्रिभाषा सूत्र और इसकी क्या अवधारणा है, क्या क्रियान्वयन है, क्या संस्तुतियाँ थी, क्या इसके सुझाव थे। इसके अलावा त्रिभाषा सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें ताराचंद समिति, मुदालियर आयोग, कुठारी आयोग, त्रिभाषा सूत्र और
साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा की प्राथमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का क्या महत्व है, माध्यमिक शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र का क्या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे उच्च भाषा में त्रिभाषा सूत्र। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।